आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम कक्षा 10 के विषय हिंदी के महत्वपूर्ण कवि परिचय में से आज की इस क्लास में सुधा जी का समझने वाले हैं। देखिए, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं और साहित्य में स्थान बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगी और काफ़ी अच्छे से आपको इस क्लास में सुधा जी का जीवन परिचय से लेकर साहित्य में स्थान तक सब कुछ अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम सुधा जी का जीवन परिचय समझेंगे। ठीक है, देखिए जीवन परिचय में क्या लिखना है, पहले तो इसका आप अर्थ समझे और क्या है जीवन परिचय। जैसे कि आप कहीं पर गए, वहाँ पर किसी अनजान व्यक्ति से आप मिले तो आप उससे सबसे पहले क्या पूछेंगे, उसका नाम पूछेंगे, फिर उसका गांव का नाम पूछेंगे, वो कहाँ पे रहता है। उसके बाद में आगे आप बात करेंगे तो माता पिता के बारे में पूछेंगे, फिर आगे आप चर्चा करेंगे तो उसकी पढ़ाई के बारे में पूछेंगे, उसने कहाँ से कहाँ तक अपनी पढ़ाई की और कहाँ से की। ठीक है, तो इस तरह की आप वगैरह वगैरह चीज़ों से पूछेंगे। तो यही क्या है, जीवन परिचय है, यानी कि खुद का इंट्रोडक्शन देना। समझ में आपको आ गया होगा कि क्या है जीवन परिचय और हम सुधा जी के जीवन परिचय में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सुधा जी का जीवन परिचय देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है, क्योंकि मेन इसमें हेडिंग रहेंगी। अच्छे से आप हेडिंग डालिएगा। यहाँ पर इस तरह से लिखिएगा जीवन परिचय और आपको स्केल साथ में रखना है। इसके नीचे आपको स्केल से 2 अंडरलाइन करनी है। ठीक है, तो देखिए सुधा जी का जन्म आगरा के पास रुनकता गौघाट में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। तो जो सुधा जी थे उनका जन्म आगरा के पास जो रुनकता नामक गांव था उसमें सन 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में कि कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक गांव को मानते हैं। तो कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास जो सीही नामक गांव है उसको मानते हैं। ठीक है, और एक बार सुदास ने एक पद गाकर सुनाया। जो सुदास जी थे उन्होंने एक बार एक पद गाकर सुनाया था, जिससे वल्लभाचार्य जी बहुत ही प्रसन्न यानी कि खुश हुए और उन्होंने उनको अपना शिष्य बनाया। ठीक है, वो जो वल्लभाचार्य जी थे वो सुदास जी के एक पद को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए यानी कि खुश हुए और खुश होकर उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। फिर उन्होंने क्या किया, जो श्रीनाथ जी के मंदिर की, ठीक है, मंदिर के कीर्तन की सेवा उनके हाथों में सौंप दी। और अष्टछाप के कवियों में सुदास का महत्वपूर्ण स्थान है। जो अष्टछाप कवि हैं उनमें सुदास जी का फिर एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका था। उन्होंने कृष्ण यानी कि जो कृष्ण की बाल लीलाएँ थी उनका उन्होंने आर्थिक वर्णन किया। और सन 1583 में गोवर्धन के पारसोली गांव में उनका निधन हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु। तो उनकी मृत्यु कब हो गई, सन 1583 में गोवर्धन के पारसोली नामक गांव में उनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये था उनका सिंपल सा जीवन परिचय। देखिए ज़्यादा कठिन नहीं, काफ़ी सरल है। आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। और एमपी बोर्ड में तो वैसे जीवन परिचय पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सुधा जी का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, सुधा जी का जन्म कौन से सन में हुआ, इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जीवन परिचय में से पूछ लिए जाते हैं। चलिए एक बार और हम दोहरा लेते हैं जल्दी से। तो अच्छे से आपको हेडिंग डालनी है, क्योंकि मेन इसमें आपकी हेडिंग रहेगी। तो सुधा जी का जन्म आगरा के पास रुनकता गौघाट में सन 1478 में हुआ था। और कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक गांव को मानते हैं। और एक बार सुदास ने एक पद गाकर सुनाया, उससे वल्लभाचार्य जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको अपना शिष्य बनाकर श्रीनाथ जी के मंदिर के कीर्तन की सेवा सौंप दी। और अष्टछाप के कवियों में सुदास का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कृष्ण लीलाओं का आर्थिक वर्णन किया है और सन 1583 में गोवर्धन के पारसोली गांव में इनका निधन हुआ। ठीक है, तो ये था इनका सिंपल सा जीवन परिचय। अब आगे हम बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की ओर। तो देखिए रचनाएं काफ़ी सिंपल रहेगी। आप
1 से 2 बार पढ़ेंगे, जिसमें ही आपको इनकी रचनाएं याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सरल है। पहली है सूरसागर, दूसरी है सुरसरावली, तीसरी है साहित्य लहरें। कुछ ज़्यादा भी आपको नहीं करनी है याद, केवल 3 याद करनी है। ये तीनों में यहाँ पर मैंने लिख दिए, जितनी सिंपल थी उतनी मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। तो पहली कौन सी है? सुरसागर, दूसरी सुरसरावली और तीसरी आपकी साहित्य लहरें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इनकी काव्यगत विशेषताओं की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए इस तरह से हेडिंग डालनी है। देखिए काव्यगत विशेषता कोई अलग नहीं है, आपका जो भाव पक्ष है, कला पक्ष है, वही इनकी काव्यगत विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस केवल आपको हेडिंग डालनी है कि इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्न है। इस तरह से वही लिखेंगे हम, इनका भाव पक्ष और कला पक्ष इसमें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका भाव पक्ष, यानी कि इनके काव्य में क्या भाव हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही आपका भाव पक्ष बनेगा। तो यहाँ पर हेडिंग आपको अच्छे से डालनी है। हेडिंग डालने का मतलब ये है कि पता चल जाए कि आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेडिंग इस तरह से डालनी है, भाव पक्ष, और इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है स्केल से। तो देखिए क्या बनेगा इनका भाव पक्ष। तो सुधा जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा अनन्य भक्त से, जैसे कि आप सभी भगवान को मानते हैं। ठीक है, सभी भगवान को मानते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सबसे अधिक वो उस भगवान की भक्ति करते हैं, कोई व्यक्ति किसी और भगवान की भक्ति मानते तो सभी को, लेकिन जो सबसे अधिक भक्ति जिस भगवान की करते हैं वो उसका अनन्य भक्त बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो सुधा जी है वो श्री कृष्ण की सबसे अधिक भक्ति करते हैं, तो वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। ठीक है, इनके काव्य में भाव का सागर लहराता था। इनके काव्य में भाव का सागर लहराता है, यानी कि सबसे अधिक इनके काव्य में हमें भाव देखने को मिलते हैं। किसी तरह का छल कपट देखने को नहीं मिलता है, केवल इनके काव्य में हमें सबसे अधिक भाव देखने को मिलता है। तो सुधा जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अब ये प्रश्न जो ये लाइन है आपकी, ये आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछी जा सकती है कि सुधा जी को कौन से रस का सम्राट कहा जाता है, तो आपको वहाँ पर लिखना है वात्सल्य रस। ठीक है, आगे है कि इन्होंने श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, यदि आपने रस के बारे में पढ़ा होगा। 2 प्रकार होते हैं, एक तो संयोग और वियोग। तो उस संयोग और वियोग, इन दोनों ही रसों का इन्होंने वर्णन किया है अपने काव्य में। ठीक है, तो आगे यही है आपका कि इन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों रूपों का वर्णन किया। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है इनका भाव पक्ष। देखिए आप अच्छे गहराई से समझ के इसको पढ़ेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 बार आप यदि पढ़ेंगे जिसमें आपको याद हो जाएगी। देखिए यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सुधा जी है वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इनके काव्य में हमें भाव का सागर लहराता दिखाई देता है। ठीक है, और सुधा जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने श्रृंगार रस के जो संयोग और वियोग है उन दोनों रूपों का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इनके कला पक्ष की ओर। देखिए कला पक्ष में आपको क्या लिखना है, 2 से 3 लाइन आपको कला पक्ष में बनानी है। किसी का कला पक्ष आपको नहीं आता है, किसी कवि का, तो देखिए कैसे लिखना। आपको यहाँ पर एक ट्रिक आजमा लेनी है। देखिए 2 से 3 तरह की भाषा अपने काव्य में वो प्रयोग करते हैं। एक तो ब्रज भाषा हो गई, इसके बाद में एक अवधी हो गई, ठीक है, एक खड़ी बोली हो गई। अधिकतर कवि इन्हीं भाषा का अपने काव्य में प्रयोग करते हैं। इसके बाद में वो शैली का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से शैली अपने काव्य में अपनाते हैं। फिर अलंकार हो गए, फिर छंद हो गए, मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गई। ठीक है, तो इनका ये अपने काव्य में प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर आपको किसी कवि का भाव पक्ष कला पक्ष नहीं आता है, तो वहाँ पर आपको ये ट्रिक आजमानी है कि इनकी भाषा ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने अपने काव्य में। अलंकारों का, छंद, इसके बाद में मुहावरे, लोकोक्ति आदि का प्रयोग किया है। इतना भी आप लिखेंगे तो भी आपको नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है,
चलिए तो हम यहाँ पर सूरदास जी का कला पक्ष सही से पढ़ेंगे। सही साट आप समझे क्या है इनका कला पक्ष। तो देखिए सूरदास जी ने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो हमें कला पक्ष में इनकी भाषा बतानी है और इन्होंने कौन से शैली अपनाई, मुहावरे का प्रयोग किया, कौन से अलंकारों का, कौन से छंद का प्रयोग किया। बस केवल यही हमें कला पक्ष में लिखना है और यही आपका कला पक्ष बनेगा। ठीक है, तो सूरदास जी ने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने गेपद शैली का प्रयोग किया। तो कौन सी शैली इन्होंने अपने काव्य में अपनाई है? गेपद शैली। इनके काव्यों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो इनके काव्य में हमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है साहित्य में स्थान। ठीक है, तो साहित्य में स्थान काफ़ी सरल है और किसी का साहित्य में स्थान आपको नहीं आता है तो आप वहाँ पर कैसे लिखेंगे वो ट्रिक भी मैं आपको बताने वाली हूँ साथ में। तो देखिए साहित्य में स्थान इस तरह से हेडिंग डालनी है। तो सूरदास जी का साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इनका वात्सल्य वर्णन आदित्य है। सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट माना गया है। इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए अपना योगदान दिया है इसके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, तो यह है इनका साहित्य में स्थान कि सूरदास जी का साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह विशिष्ट स्थान है। इनका वात्सल्य वर्णन आदित्य है। ठीक है, सूरदास को वात्सल्य सम्राट माना गया है और इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए अपना योगदान दिया है इसके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। अब मैंने आपको अभी कहा था कि किसी कवि का आपको साहित्य में स्थान नहीं आता है तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, तो उसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए सूरदास जी, तुलसीदास जी है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, इस तरह से आपके कवि है ये। यदि इनमें से किसी एक का आपको साहित्य में स्थान नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए आपको नाम चेंज करना है। सूरदास की जगह आपको तुलसीदास जी लिखना है। ठीक है, कहाँ की लाइन आपको कहाँ पे लिखना है ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए तुलसीदास जी है, तो तुलसीदास जी का साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। ठीक है, आप महत्वपूर्ण स्थान की जगह विशिष्ट स्थान भी बोल सकते हैं। हो गए। इसके बाद में आप यहाँ से लिखिएगा कि इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए अपना योगदान दिया है इसके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, तो आप ये 2 लाइन लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। यदि आप किसी बाई चांस किसी कवि का साहित्य में स्थान भूल जाते हैं तो आपको ये दोनों लाइन लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पर केवल नाम आपको चेंज करना है। नाम भी चेंज नहीं करते हैं तो आपको इस तरह से लिख लेना है कि इनका साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए अपना योगदान दिया है इसके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा। तो आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और देखिए इस चैनल के ऊपर मैं आपको जितने भी महत्वपूर्ण आपके कवि परिचय हैं, लेखक परिचय हैं, वो सारे के सारे आपको कंप्लीट कराऊंगी। यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो ये था आज की इस क्लास में सूरदास जी का जीवन परिचय से लेकर साहित्य में स्थान तक सब कुछ एक ही वीडियो में बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में देगा। इसके बाद में अगले कवि आपके आने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार जरूर रहिएगा।